प्रिय बच्चों, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के वीडियोज में हमने आपको इसी चैप्टर्स से अम्ल के विषय में और लवण के विषय में पढ़ाया था। आज हम क्षार या क्षारक के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी पदार्थ की प्रकृति को पहचानने के लिए वो अम्लीय है या क्षारीय, तो अम्लीय अवस्था के लिए जो कुछ था सो मैंने पहले इसके पूर्व के वीडियो में बता रखा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्षारक क्या होते हैं। सामान्य वे में ये माना जाता है वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ऐसी सोचना, वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना था, लेकिन 1884 में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको हम कहते हैं आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। क्या? जल में घुल करके, जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्षार या क्षारक कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम NaOH ले लें, ये AQ जलीय अवस्था के लिए लिखा जाता है, तो ये टूट जाएगा Na+AQ और OH-AQ। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें से हमको क्या प्राप्त हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो गया। इसलिए NaOH क्या है? क्षार या क्षारक है। इसी तरीके से अगर हम KOH को ले लें, अगर इसका हम आयन करें तो देखें जल में घोलने पर ये K+ आयन और OH- आयन देता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये दोनों पदार्थ जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं। यही आर्हीनियस का सिद्धांत था कि जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। यहां पर एक समस्या आ गई। यह सिद्धांत केवल उन पदार्थों पर लागू हुआ जो जल में घुलनशील थे। ऐसे पदार्थ जो जल में अविलेय थे, घुलने वाले नहीं थे, ऐसे पदार्थों का नेचर कैसे पहचाना जाए, ये समस्या आई। तो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध जारी रखा। 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम प्रोटॉनिक सिद्धांत, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत या ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या बताया कि ऐसे सभी पदार्थ जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्या? जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसी सभी पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। अम्ल, आपने पढ़ा था, अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन त्यागते हैं, और क्षारक या क्षार क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर HCl ले लें और इसको क्रिया करा दें NH3 के साथ, तो देखिए प्रोटॉन को हम H+ से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? H+ से। तो ये बन जाएगा NH4+ Cl-। यहां पर आप देख रहे हैं NH3 ने क्या किया? एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर लिया। 3 से कितना होगा? 4 हो गया। इसलिए इसे हम क्षार या क्षारक कहेंगे। क्षार या क्षारक कहेंगे, जैसी कि उनकी परिभाषा है कि जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है,
जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे सभी पदार्थ क्षार या क्षारक के रूप में जाने जाते हैं। वैसे एक सिद्धांत लुईस नामक वैज्ञानिक ने भी अपना दिया है। लुईस ने इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के ऊपर परिभाषा दी। यहां पर क्या कहा गया कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वे क्षार या क्षारक कहलाते हैं। लुईस ने कहा कि वे सभी पदार्थ जो एक युग्म इलेक्ट्रॉन, पेयर एक पूरा, किसी को दे देते हैं, प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दे देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये प्रोटॉन ग्राही हैं, उनके अनुसार एक युग्म। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी NH3, अगर NH3 का हम देखें तो नाइट्रोजन का साथ होता है, इसकी लास्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, N के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं और एक पेयर बच जाता है। ये नाइट्रोजन किसी भी अन्य अणु को एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक युग्म इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए यह भी क्या है, क्षार या क्षारक है। इस तरीके से लुईस ने इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर इसको परिभाषित किया। तो बच्चों, इस तरीके से आपने आर्हेनियस के अनुसार, ब्रास्टर-लेवरी के अनुसार और लुईस के अनुसार परिभाषाएं पढ़ ली। यहां पर एक बात और आप देख लें, क्षार, क्षारक या भस्म 3 नामों से जाना जाता है। क्षार जो क्षारक है, इसको भस्म भी कहा जाता है, लेकिन क्षार और क्षारक में अंतर है। क्षारक क्या है, क्षार क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में OH आयन देते हैं, वो क्षारक के साथ क्षार भी कहलाते हैं। क्या मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में? किसे हम क्षारक कहेंगे, किसे हम क्षार कहेंगे? तो ऐसे सभी क्षारक जिनके अंदर NaOH शुद्ध अवस्था में ये OH प्रदान करेगा, KOH शुद्ध अवस्था में OH प्रदान करेगा, NH4OH OH प्रदान करेगा, ये सभी क्षारक हैं। लेकिन ये क्षारक होने के साथ शुद्ध अवस्था में OH आयन देते हैं, इसलिए इनको क्षारक के साथ क्षार कहा जाता है। लेकिन अगर हम NH3 ले लें, PH3 ले लें, ये वो पदार्थ हैं जो क्षारक हैं, लेकिन ये OH हाइड्रॉक्सिल आयन प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए ये केवल क्षारक हैं। ये केवल क्या हैं, क्षारक हैं, और ये दोनों क्षारक भी हैं और क्षार भी हैं। जान पाए क्षारक क्षार में क्या अंतर है? जो शुद्ध अवस्था में OH हाइड्रॉक्सिल आयन दे देते हैं, वे क्षारक के साथ क्षार भी कहलाते हैं, लेकिन जो OH आयन नहीं देते हैं, वे केवल क्षारक कहलाते हैं। यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। इस तरीके से बच्चों आपने देखा, इनकी डिफिनेशन देखी, एग्जाम्पल्स देखे। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। आपने अम्लों के पढ़े थे, उसी प्रकार क्षारों की भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं। भौतिक गुणों में फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, भौतिक गुण, मैं आपको खाली सुना रहा हूं इनको। पहला, सभी क्षार स्वाद में कसैले कड़वे होते हैं। नंबर 2, ये जल के अंदर घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं। नंबर 3, क्षार साबुन के भांति चिकने होते हैं। जैसे साबुन चिकना होता है, वैसे क्षार क्या होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। अगला, जो प्रबल क्षार होते हैं वो अम्लों के भांति संक्षारण का गुण रखते हैं, अर्थात त्वचा पर पड़ जाएं तो काट देते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनके अंदर संक्षारक का गुण पाया जाता है। 5वां,
ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी कलर में चेंज कर देते हैं। जान पाए? समझ में आई बात? क्या? नंबर 1, ये जल में घुलनशील हैं। नंबर 2, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। स्वाद में कसैले या कड़वे हैं। इसके साथ में ये साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। इस तरीके से हम इनके भौतिक गुणों की चर्चा कर लेते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं इनके रासायनिक गुण क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। रासायनिक गुण। पहला, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, क्षारों के ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो बच्चों, क्षार जब गर्म किए जाते हैं तो कुछ क्षार अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं, जबकि कुछ क्षार अपघटित हो जाते हैं। जैसे NaOH, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। ये लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा, NaOH द्रव अवस्था में आ जाएगा। ये गर्म करने पर क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो अपघटित नहीं होता है, अवस्था परिवर्तित कर लेता है। तो जो क्षार गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे क्षार होते हैं, उनको अगर हम क्या कर दें? गर्म कर दें, तो वो टूट जाते हैं, जल और किसी लवण का निर्माण कर देते हैं। तो ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। वैसे तो क्षार धातुओं से, सभी धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के साथ क्षार क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे जिंक, अगर जिंक के साथ क्रिया करा दी जाए क्षार की, तो यह जिंक सिलिकेट बना देता है। क्या बना देता है? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। ये क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। इस तरीके से अगर संतुलित कर लें तो यहां क्या लगा दें? 2 लगा दें। वैसे अम्ल सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन क्षार कुछ धातुएं होती हैं जिनके साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इस तरीके से ये हो गई इनकी धातुओं से क्रिया। नंबर 3, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। आपने अम्लों की क्षारों से क्रिया पढ़ी थी। यहां पर क्या है? अम्लों से क्रिया। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। आपने उधर पढ़ा था, क्या करते हैं? जब कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता था तो वह उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती थी, लवण तथा जल बनता था। यहां पर भी क्षार जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर देंगे। मान लिया हमने HCl नामक अम्ल ले लिया, इसके साथ अगर हम NaOH की क्रिया करा दें तो हम देखते हैं क्या बन जाता है? NaCl और प्लस H2, ये साल्ट बन जाता है, लवण। ये अम्ल था और ये क्षार। तो क्षार अम्लों की अम्लीता को नष्ट करते हैं, अम्ल क्षारों की क्षारीयता को नष्ट कर देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। अर्थात अम्ल के प्रभाव को क्षार क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। हमने आपको बताया था, इसीलिए कभी कभी हमारे पेट के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है, तो पेट के अंदर ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगती है। तो क्या कहा जाता है? तो हम कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? उसको समाप्त कर देता है, लवण को, अम्ल को समाप्त कर देता है। इस तरीके से अम्ल की अम्लीता को समाप्त करने का गुण क्षार के अंदर पाया जाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है।
इस तरीके से ये हो गया। अब आता है अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, वो अम्लों की भांति गुण प्रदर्शित करते हैं। जो गुण अम्ल के अंदर पाया जाता है वो लगभग इनके अंदर भी पाया जाता है। अम्ल क्या करते हैं, क्षारों के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसी प्रकार जो अधात्विक धातु जैसे CO2 व SO2 ये सब क्या हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं से क्रिया, चाहे वैसे डाल दो या इनसे क्रिया। CO2 और SO2 इनके अंदर कैसा गुण पाया जाता है, अम्लों जैसा। अर्थात ये कैसे होते हैं ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए यहां पर भी लवण बन जाएगा, अर्थात Na2CO3 और प्लस H2O का निर्माण बन जाएगा। संतुलित कर ले, देखिए यहाँ ये आया तो यहाँ पर क्या करें, 2 लगा दें, 2NaOH Na2CO3। तो ऐसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो भी सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षार क्रिया करते हैं और लवण तथा जल का निर्माण कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। इसके पश्चात जल से क्रिया। जल से क्रिया, क्षारों को अगर हम जल में घोल दें तो क्षार जल में घुल करके मूलकों में अर्थात धनायन और ऋणायन में Na आयन और OH आयन में टूट जाते हैं। अर्थात जल में घोलने पर क्षारों का अपघटन हो जाता है और वह अम्लीय और क्षारीय मूलकों में विभाजित हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्षारों को अमोनियम लवण के साथ, किसी भी अमोनियम लवण को ले लें, अमोनियम जैसे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम लवण हुआ, NH4Cl। अगर किसी अमोनियम लवण को क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा, साथ में अमोनिया गैस निकलती है। किसी भी अमोनियम लवण के साथ जब कभी क्षार क्रिया करेंगे तो लवण और जल के साथ अमोनिया गैस भी उत्पन्न करेंगे। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ये देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया और ये अमोनिया गैस मुक्त हो गई। इस तरीके से अमोनियम लवण के साथ जब क्रिया क्षार करते हैं तो अमोनिया गैस लवण के रूप में NaCl और जल का निर्माण कर देते हैं। अगर हम वसा के साथ क्रिया करा दें, लिपिकों कहते हैं वसा जिसको कहते हैं तेल, तो क्षार जब उनके साथ क्रिया करते हैं तो साबुन और ग्लिसरीन बनाते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है साबुनीकरण। इसमें क्या होता है, वसा या तेल के साथ जब ये क्रिया करते हैं क्षार तो इसका निर्माण कर देते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होता है, वसा CH2OCOR, आर ये एल्किल मूलक है, यहां पर हम कोई भी एल्केन ले सकते हैं। सिंगल बॉन्ड CH2OCOR, सिंगल बॉन्ड CH2OCOR। इसके साथ जब हम क्षार की क्रिया कराते हैं, ये NaOH क्षार है, तो ग्लिसरीन बन जाती है। तो CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लिसरीन बन गई और प्लस RCOONA, यहाँ 3 लगा देंगे, ये साबुन का निर्माण हो जाता है। ये भी, ये देखिए ये क्षार हुआ, ये वसा या तेल। तो क्षार क्या करते हैं, वसा या तेलों के साथ जब क्रिया करते हैं
तो ग्लिसरीन और साबुन का निर्माण कर देते हैं। इस तरीके से आपने साबुन के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ऊष्मा का प्रभाव पढ़ा आपने, धातुओं से क्रिया पढ़ी, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया पढ़ी, जल में क्या प्रभाव इनका होता है, अमोनियम लवण के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तथा वसा या तेल लिपिड के साथ क्रिया करके क्या निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम क्षार के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। अब आता है इनके प्रकार। कैसे पहचानेंगे क्षार प्रबल है और दुर्बल है। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, स्ट्रांग बेसिस और वीक बेसिस। प्रबल क्षार क्या होते हैं बच्चों? प्रबल क्षार ऐसे सभी क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल OH आयन प्रदान करते हैं, ऐसे सभी क्षारों को हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। क्या? वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, अर्थात अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन दें, प्रबल क्षार कहलाएंगे या प्रबल क्षारक कहलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा NaOH, KOH, ये सब क्या है? प्रबल क्षार है। ये जल में आयनित होकर के पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए इनको हम प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। फिर आता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार या क्षारक क्या है? ऐसे सभी क्षार या क्षारक जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जल के अंदर क्या होते हैं? आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। अगर हम NH4OH ले लें तो यह कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए दुर्बल क्षार के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के विषय में पढ़ लेते हैं। अब एक और रह जाता है तो इसमें उभयधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? उभयधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? उभयधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनके अंदर प्रोटॉन ग्रहण करने की और प्रोटॉन त्यागने की दोनों की क्षमता होती है, अर्थात जो अम्ल का भी गुण रखते हैं और क्षार का भी गुण रखते हैं, दोनों प्रकार के गुण अपने अंदर समाहित रखते हैं। ऐसे पदार्थों को हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को में अगर हम जल ले लें H2O उभयधर्मी पदार्थ है। क्यों? अगर हम इसको HCl के साथ क्रिया करा दें तो यह बना देता है H3O प्लस Cl-। फिर इसी को अगर हम NH3 के साथ क्रिया करा दें तो ये NH3 के साथ क्रिया करके NH4 प्लस OH माइनस बना देता है। अब आप इस वाले इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर जल क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। ये देखिए, ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके दो से कितने हो गए? 3 हो गए, इसलिए ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है, इसने इसको दे दिया अपना और ये 4 हो गए। तो इन परिस्थितियों में ये प्रोटॉन त्याग भी रहा है और प्रोटॉन ग्रहण भी कर रहा है। देख रहे हैं H2O, यहाँ पर H2OH बना, एक इसने त्याग दिया, तो त्यागने के कारण यहाँ इसके पास एक बढ़ गया, HCl के 2 थे। तो इन परिस्थितियों में हम इसको अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के गुण रखने के कारण हम इन्हें क्या कह सकते हैं? उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। तो क्या
ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अम्लों के गुण भी हों, जिनके अंदर क्षारों के भी गुण हों। ये यहाँ पर कैसा कहलाया, ये अम्लीय कहलाएगा, यहाँ पर ये क्षार का गुण प्रदर्शित करेगा। तो अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करने के कारण हम जल को क्या कह लेते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कह लेते हैं। HCO3- ये भी उभयधर्मी पदार्थ है। तो ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अम्ल के और क्षार के दोनों प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। बच्चों, आज आपने क्षार क्या होते हैं, उनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, इस संदर्भ में पढ़ा। हमें विश्वास है कि आप इसको ठीक से कंप्लीट करेंगे। आपने अभी इसके पहले एग्जाम दिया, उसमें देखा वही पूछा गया जो यहाँ पर पढ़ाया गया था। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से इसे मन से पढ़ना है, लिखना है, तैयार करना है, ताकि आगामी परीक्षा आपकी बहुत ठीक तरीके से हो सके। धन्यवाद।